मैं अनुराग वर्मा इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच केदारनाथ जी द्वारा रचित बनारस कविता को लेकर आया हूं। आप हमारे पिछले केदारनाथ जी के जीवन परिचय में आप देखे होंगे कि यह जो कविता है केदारनाथ जी की जन्मभूमि अर्थात बनारस की मिट्टी की विशेषता के बारे में बताया गया। अर्थात कह सकते हैं कि ये बनारस शहर की एक विशेषता के बारे में बताया जा रहा है कि बनारस शहर जो प्राचीन बनारस शहर जो है वह कैसा था, है ना। इस कविता में उसी बनारस शहर जहां केदारनाथ जी का जन्मभूमि था उसी बनारस शहर की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है केदारनाथ जी द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक समरी जो ये पूरी कविता की सार होगी। ठीक है, तो ये कविता जो है पूरा जो बनारस कविता जो है वह बनारस शहर की प्राचीन सांस्कृतिक जो विशेषता का सुंदर इसमें वर्णन किया गया है कि हमारा बनारस शहर प्राचीन में कैसा था, यह कवि केदारनाथ जी बताते हैं। दूसरा पॉइंट कि यहां बनारस में गंगा घाट है ना, वहां की गंगा घाट मंदिर है ना, वहां के लोगों कैसे लोग थे। दूसरी बात बंदर आदि सभी की विशेषता को यहां बताया जा रहा है। क्या क्या बताया जा रहा है? सबसे पहले बनारस प्राचीन शहर की सांस्कृतिक विशेषता को यहां सुंदर वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट कि बनारस शहर में गंगा घाट, आप लोग सभी लोग जानते हैं बनारस में गंगा नदी बहती है, तो वो गंगा नदी की विशेषता, साथ साथ वहां कई मंदिर हैं, जैसे भोलेनाथ की नगरी काशी को कहा जाता है। ठीक है, तो वहां मंदिर की विशेषता, साथ साथ नदियां हो गया, वहां बनारस में जो घाट है उसकी विशेषता, वहां के बंदर और वहां के लोग कैसे थे, इन सभी चीजों के बारे में ये बनारस शहर कविता में बताया जा रहा है। चलिए हम लोग कविता पे देखते हैं। कविता जो है केदारनाथ जी द्वारा रचित बनारस है ना, कविता का नाम है। इसको लिखने का काम केदारनाथ जी किए हैं। यह हिंदी अंतरा भाग 2 का 4 लेसन है। 3 लेसन मैंने कंप्लीट कर चुका हूं, 4 लेसन आज मैं आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, 4 लेसन में चलिए हम लोग देखते हैं। कवि कहते हैं इस शहर में बसंत, हर शहर में बसंत का आगमन होता है ना। उसी प्रकार यहाँ कवि केदारनाथ जी बनारस शहर में बसंत के आगमन के बारे में बताते हैं। यहाँ से एक आपका क्वेश्चन भी क्लियर होगा कि बनारस शहर में बसंत का आगमन कैसे होता है। गौर से देखिएगा, है ना। इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है। लहरतारा या मडवाडी, ये दो नाम आया। लहरतारा या मडवाडी ये मोहल्ले का नाम है। क्या है? लहरतारा और मडवाडी ये मोहल्ले का नाम है। ठीक है, बवंडर मतलब आप लोग जानते होंगे तूफान या धूलकंड। ठीक है, तो कवि कहते हैं इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मडवाडी तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस शहर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। कवि कहते हैं कि जब बनारस में बसंत का आगमन होता है तो वह किसी को कहकर नहीं आती है। जब आती है तो अचानक आती है और जब आती है तो वह कहां से आती है? लहरतारा और मडवाडी तरफ से क्या होता है? धूल का एक बवंडर उठता है और वह पूरे शहर में फैल जाता है, जिससे क्या होता है? लोगों की जीभ किरकिराने लगता है। क्योंकि जब तूफानें आती है और हम लोग सड़क पर चलते रहते हैं तो धूलकण हमारे नाकों द्वारा मुंह में प्रवेश कर जाता है, जिससे हमारी जीभ क्या होती है? किरकिराने लगती है। उसी प्रकार जब बसंत
का आगमन बनारस में होता है तो वह अचानक आता है, और जब आता है तो लहरतारा और मडवदी तरफ से धूल का एक बवंडर आता है, जो गांव का नाम है ना, उस गांव से एक धूल का बवंडर आता है और वह पूरी शहर में फैल जाता है, जिससे लोगों की जीवा क्या होती है, किरकिराने लगती है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्लियर होता है कि बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है। आगे देखेंगे, जो है वह सुगबुगाता है। सुगबुगाना का मतलब अंकुरित होना, ठीक है। जो नहीं है वह फेंकने लगता है, पचखिया। सुगबुगाना का मतलब होता है जगना, और पचखिया मतलब अंकुरित। क्या होता है? पचखिया मतलब अंकुरित। कभी कहते हैं जो है, जब बनारस में बसंत का आगमन हो गया और जब हो जाता है तो हम लोग जमीन में जो बीज बोते हैं, है ना, कभी बता रहे कि जो जमीन में बनारस में जो बीज बोया रहता है वह सुगबुगाता है। जो नहीं है, जिसको आशा नहीं रहता है फेंकने का, मतलब अंकुरित होने का, अंकुरित होने का, वह भी क्या होने लगता है, फेंकने लगता है। पचकिया मतलब वह भी जिसको आशा नहीं रहता है वह भी क्या होने लगता है, अंकुरित होने लगता है। आदमी दशम मेघ पर जाता है। आदमी दशम मेघ एक स्थान का नाम है, वहां जब जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है, अर्थात जब बनारस में बसंत का आगमन होता है और जब वहां कितना भी कठोर दिल के लोग चले जाते हैं, उनका दिल क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। इसी के साथ यहाँ बताया गया है कि जो है, जब बसंत का आगमन होता है तो बीज जो जमीन में बोया रहता है वह सुगबुगाने लगता है। जो नहीं फेंकने की आशा रहता है वह भी अंकुरित होने लगता है। आदमी दशम मेघ पर जाता है, मैंने बताया एक स्थान का नाम है। आदमी दशम मेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है, अर्थात वह जब वहां कोई भी कठोर दिल के व्यक्ति जब बनारस में बसंत का आगमन होता है और जब जाते हैं तो उनका दिल क्या हो जाता है, पिघल जाता है। उसी प्रकार घाट, जो गंगा नदी के घाट पर जाते हैं लोग, जब बसंत का आगमन होता है तो बारिश से नदी के जो किनारे वाली जो पत्थर होती है उस पानी से मुलायम हो जाती है। सीढ़ियां पर बैठे बंदरों की आंखों में, कहा, गंगा नदी के किनारे जो सीढ़ियां होती है और वहां जो बंदर बैठे होती है, एक अजीब सी नमी है। जो बंदर बैठे होते हैं उस बंदरों की आंखों में भी क्या होती है, एक अजीब सी नमी होती है। अर्थात बनारस में बसंत के आगमन के बाद यहाँ के बंदरों में भी खुशियां देखने को मिलता है और एक अजीब सी चमक से भर उठता है और उनके आंखों को देखकर हमें खुशियां महसूस होता है। भिखारियों के कटोरे का निचाड़ खालीपन, अर्थात अब जो भिखारी का कटोरा जो खाली रहता था, अब बसंत के आगमन के बाद उनका कटोरा क्या होने लगा है, धीरे धीरे भरने लगा है। आगे देखते हैं, तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में बसंत का उतरना? कभी कहते हैं कि हाँ मैंने देखा है खाली कटोरे में बसंत का उतरना, अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि बनारस में जब बसंत का आगमन होता था तो किसान फसल को उगाते थे, लोग, दूसरे गांव के लोग, दूसरे देश के लोग बनारस घूमने के लिए जाते थे। इस दरमियान जब भिखारी भीख मांगने के लिए गांव में जाते थे तो उनका कटोरा भर जाता था, क्योंकि किसान फसल का उत्पादन करेंगे तभी ना भीख देंगे, और अगर हम फसल का उत्पादन किए ही नहीं, हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम दूसरे को दान कहां से दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि बनारस में बसंत के आगमन के बाद भिखारियों का कटोरा क्या हो जाता है, भर जाता है। अर्थात मैंने देखा है बसंत का उतरना खाली कटोरा में, अर्थात बसंत का जब आगमन होता था तो भिखारियों का कटोरा खाली नहीं रहता था। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसान फसल का उत्पादन करेंगे, गेहूं, जौ, बाजरा आदि फसलों का उत्पादन करेंगे तभी ना भिखारी को भीख देंगे। अगर फसल का उत्पादन करेंगे ही नहीं तो वह भिखारी को भीख कहाँ देंगे? अर्थात जब बनारस में बसंत का आगमन होता था तो भिखारियों का कटोरा क्या हो जाता था, भर जाता था। यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है, नंबर 2 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बनारस में खाली कटोरे का निचाड़पन, अर्थात बनारस में बसंत के आगमन के बाद भिखारियों का कटोरा कैसे भर जाता है, वर्णन कीजिए। ये यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट आगे पोएम देखते हैं, है ना।
तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में बसंत का उतरना? इस शहर इसी तरह खुलता है। अब ये शहर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। कहाँ, कौन सा शहर? बनारस शहर के बारे में, कि शहर इसी तरह खुलता है ना, इसी तरह भरता है और खाली होता है शहर। कभी कहते हैं कि हमारा जो बनारस था वह इसी तरह खुलता है और इसी तरह भरता है और खाली होता है, या इसी तरह हमारा बनारस शहर। इसी तरह रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे पर, क्योंकि आप जान रहे हैं दोस्तों कि बनारस जो है वहां गंगा नदी बहती है, जिसके कारण हमारे हिंदू धर्म के लोग, इनका मानना है कि अगर शव को गंगा नदी के किनारे जलाने से या फिर उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने से क्या होती है हिंदू धर्म में, कि उनकी आत्मा की शांति मिलती है, स्वर्ग का प्राप्ति होता है। इसलिए लोग अधिकांशतः गंगा नदी के किनारे अपनी अस्थियों को बहाने जाते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं यहाँ कि इस शहर में रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे पर लोग, है ना, अंधेरी गली से। अर्थात कहने का मतलब है हम लोग अगर लाश को लेकर बनारस गए, अंधेरा है तो हम लोग अंधेरा रात में तो लाश को नहीं जलाया जाता है, हिंदू धर्म के अनुसार सुबह जब होता है तभी जलाया जाता है। इसी को बात को लेकर बोला गया है कि अंधेरी गली से जाते हैं चमकती हुई गंगा की तरफ। अर्थात जब सूर्य का उदय होता है तो हम लोग पुनः वहां लाश को जलाकर या अस्थियों को विसर्जित करके पुनः हम लोग वहां से लौट आते हैं। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ता है। अब वहां उस शहर में धूल की बात किया जा रहा है। पहला इस शहर की विशेषता बताया गया यहाँ, है ना। आगे बताया जा रहा है कि इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ता है, धीरे धीरे उठती है। क्या उठती है? इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है और धीरे धीरे चलते हैं लोग। यहाँ लोग भी धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होता है। कवि का कहने का मतलब था कि हमारा बनारस शहर जो था यहाँ सब कुछ धीरे धीरे होता है। अर्थात धूल भी धीरे धीरे उड़ते हैं, धीरे धीरे चलते हैं लोग। लोगों को कितना भी जल्दीबाजी क्यों ना है, वह लोग धीरे धीरे ही चलेंगे। उनका एक अपना ही सामूहिक अलग लय है। वहां पूरी संपूर्ण बनारस शहर एक लय में बंधा हुआ है। जो भी कार्य होता है वहां धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे बजते हैं घंटे, अर्थात मंदिर में जो घंटियां होती है वह भी धीरे धीरे बजते हैं और शाम भी धीरे धीरे होता है। उसको कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। उसी प्रकार यहाँ के लोगों को भी कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर दोस्तों आपको ये धीरे धीरे होना, बनारस शहर की एक और विशेषता जानना होगा तो आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे क्यों ऐसा होता है, इसकी विशेषता मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके बीच आऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।